हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्रोनाउन। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड द एग्जामिनर्स फेवरेट टॉपिक। सो आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसके रूल्स एंड रेगुलेशन सारे देखने हैं और इसको अपने होशो हवास में अपने कान खुले रख के तो फिर इस टॉपिक को आप लोगों ने पढ़ना है। इसके अलावा आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ, और नोट्स बनाने से ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे जब आपने फ़ौरन से रीड करना होता है या कुछ याद नहीं आ रहा होता तो आप जस्ट नोट्स अपने खोलते हैं और उस चीज़ को देख लेते हैं, बजाय इसके कि बुक खोल के पूरा आप ढूंढो उसको। तो फिर नोट्स आपने खुद बनाए होते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान रहते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन, बिकॉज़ अभी हमने जो है वो सीरीज़ स्टार्ट की है जिसके अंदर हम ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं इंग्लिश के वो डिस्कस करेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। आई एम हेयर टॉकिंग अबाउट द MD-CAT एग्ज़ाम। तो आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी नई वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन बेसिकली रिप्लेस करता है नाउन को, और हम इसे यूज़ क्यों करते हैं? ताकि हम बार बार रेपिटेशन ऑफ नाउन से बच सकें। अगर आप कहें कि आयशा इज़ माय फेवरेट टीचर, आयशा इज़ वेरी टॉल, आयशा इज़ वेरी नाइस, आयशा इज़ वेरी केयरिंग, आयशा's टीचिंग मेथोडोलॉजी इज़ वेरी गुड, तो आप बार बार आयशा का नाम यूज़ कर रहे हो। तो इसके इंस्टेड के बार बार आप रिपीट करें आयशा के नेम को, तो आप क्या करते हो, उसको रिप्लेस कर देते हो प्रोनाउन से। और आयशा एक लड़की है तो इसके लिए जो प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे दैट इज़ शी। इसी तरह यहाँ पे बाकी प्रोनाउन लिखे हुए हैं, ही, शी, आई, वी, दे, यू। तो ये क्या है? प्रोनाउन है, और हम यूज़ किस लिए करते हैं? ताकि हम रेपिटेशन ऑफ नाउन को अवॉइड कर सकें। और ये क्या करता है? रिप्लेस करता है नाउन को। आगे है टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और पास्ट पेपर्स में भी आए हुए हैं, ख़ासकर इसके रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड और पोसेसिव से रिलेटेड आप लोग देख सकते हैं पास्ट पेपर्स में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से स्टडी करना है। सबसे पहले तो हम अगर बात करें टाइप्स ऑफ नाउन में, सबसे पहले आ जाता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसके अंदर आई, मी, वी, हर, इट, देम, शी, ही, हिज आता है। उसके बाद है पॉजेसिव नाउन। पॉजेसिव नाउन में माइन, योर्स, अवर्स, हर्स, हिज आता है। आप किसी चीज़ को पोसेशन दे रहे होते हो, ठीक है, मतलब मेरा, तुम्हारा, उसका, आप यहाँ पे पोसेशन दे रहे हो दूसरे बंदे को। आगे है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोस ये सब शामिल होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर ईच अदर, वन एंड अदर। ईच अदर हम तब यूज़ करते हैं जब हम दो लोगों के दरमियान कोई भी चीज़ बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा लोगों के अंदर कोई भी बात कर रहे हो तो हम वन एंड अदर यूज़ करेंगे। ईच अदर सिर्फ दो लोगों के लिए होता है, और वन एंड अदर एक से ज़्यादा जब प्रेजेंट हो, दो से ज़्यादा जब प्रेजेंट हो तो वन एंड अदर होता है। ये आगे हम इससे रिलेटेड भी देखेंगे एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसके अंदर ईच, इधर, नीदर, एनी ये शामिल होते हैं। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसके अंदर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ आते हैं। ये जितने भी सेल्फ वाले हैं ना, ये रिफ्लेक्सिव में आते हैं। उसके बाद है एम्फैटिक प्रोनाउन। इसके अंदर भी आप देख रहे होंगे कि माई सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये भी सेल्फ वाले हैं। तो इसमें डिफरेंस कहाँ पर आता है? एम्फेसाइज जहाँ पे हम कर रहे हो ना, वहाँ पे हम इसे कहते हैं कि एम्फैटिक प्रोनाउन है ये। और जहाँ पे हम दूसरा एम्फसाइज ना कर रहे हो तो वहाँ पे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट ये हम जब एग्जांपल्स को करेंगे तो आपको क्लियर होगा। आगे है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसके अंदर हु, हुज, हुम, व्हिच, दैट ये आते हैं। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर हुम, हु, व्हिच और हुज आता है। इसके बाद नेक्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमें पता है कि 3 पर्सन हम देखते हैं, वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो मैं मतलब बात कर रही हूँ या जो कर रहे हो, हम या मैं, ये फर्स्ट पर्सन है। अब जिस बंदे से कर रहे हैं वो तुम मतलब यू, हम सेकंड पर्सन से कर रहे होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं। तो जिसको हम डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हो वो सेकंड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन वो जो कि प्रेजेंट ना हो, उससे रिलेटेड हम कोई बात कर रहे होते हैं कि वो ऐसा है।
तो ही, शी, इट, दे, ये इनडायरेक्ट एड्रेसेस आ जाते हैं, जहाँ हम इनडायरेक्ट तौर पे उसको रेफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन सेकंड में हम डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए यू। फर्स्ट पर्सन में जो स्पीकर बोल रहा होता है, आई या वी, ये जो है इसके 3 आ गए पर्सनस की, किस तरह है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो ये टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और आपने इसको अच्छी तरह रट लेना है, घोल कर पी लेना है। ये इस तरह से है, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये उतना ज़्यादा याद होगा। इसके अंदर बेसिकली जब हम प्रोनाउन को पढ़ते हैं तो हमारे पास केसेस आ जाते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इसमें मैंने एक चीज़ और ऐड की है जो है पोजेसिव एडजेक्टिव। जो है एग्जामिनर वो कंफ्यूज करता है बच्चों को पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव के अंदर। जहाँ माइन लगना होता है वो माई लगा के पूछता है आपको, और जहाँ आवर्स लगना होता है वहाँ आर लगा के पूछता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। आज हम ये डिस्कशन भी करेंगे कि किस तरह से इस कन्फ्यूजन को सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर फर्स्ट पर्सन की बात करें तो इसका सब्जेक्टिव केस जो होता है वो आई और वी रहता है। लेकिन जब हम इसके ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं तो आई जो है वो मी में चेंज हो जाता है, और जो वी होता है ये अस में चेंज हो जाता है। ठीक है, और जब यू के ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो ये सेम ही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, यू ही रहता है। लेकिन जब हम ही का ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं तो वो हिम बन जाता है, शी का बनाएं तो वो हर बन जाता है, इट का इट ही रहता है, और दे का दैम बन जाता है। आगे बात करते हैं किसकी भला, पोजेसिव एडजेक्टिव की और पोसेसिव प्रोनाउन की। एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है ये आगे हम एक एग्जांपल से देखते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर इसकी समझ आएगी। सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल लिखी हुई है, दिस इज़ माई डैश। मतलब ये क्या है, हमारे पास हमने पढ़ा माई जो है वो एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो हमें इसके आगे सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। दिस इज़ माई, तो माई के आगे कुछ होना चाहिए था, नाउन लगना चाहिए था, ताकि हमें पता चलता है कि बात किस चीज़ की हो रही है, यहाँ पे बात अधूरी है। लेकिन अगर मैं कह दूँ दिस इज़ माइन तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। माइन क्या हमने पढ़ा था अभी पीछे कि ये क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। जब पोसेसिव प्रोनाउन आ गया तो जब हमारे पास पोसेसिव प्रोनाउन आ गया तो प्रोनाउन हमें पता है कि क्या काम करता है, कि नाउन को रिप्लेस करता है। तो ऑलरेडी हमें यहाँ सेंटेंस को और मज़ीद कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो काम है वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। तो दिस इज़ माइन करेक्ट है, लेकिन अगर यहाँ एडजेक्टिव पोसेसिव आ जाता है, पोसेसिव एडजेक्टिव दिस इज़ माई, तो ये इनकम्प्लीट था, इसलिए ये गलत था। तो दिस इज़ माइन जब आ जाए तो ये करेक्ट है। इसको आपने इस तरह से याद रखना है। तो यहाँ पे यही है कि अगर पोसेसिव एडजेक्टिव है माई तो उसका पोसेसिव प्रोनाउन जो है वो माइन होता है। अगर अवर है एडजेक्टिव पोसेसिव एडजेक्टिव तो उसका पोसेसिव प्रोनाउन जो है वो आवर्स होगा। सेकंड पर्सन में पोसेसिव एडजेक्टिव जो है वो योर होता है, जबकि पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है योर्स होता है। ये कन्फ्यूजन अक्सर जो है एग्जांपल्स में आगे आपको समझ आ जाएगी कैसे क्लियर हुई है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट पेपर में भी। जहाँ योर्स लगना है वहाँ योर लगाया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है कि इसे करेक्ट करें या क्या इसमें गलती हुई भी है, तो वो आपने आइडेंटिफाई करना होता है। इसी तरह थर्ड पर्सन के अंदर हिज है तो उसकी पोसेसिव प्रोनाउन हिज ही रहेगी, हर का हर्ज हो जाएगा, जबकि इट्स का कोई पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, और देयर का देयर्स होगा। ये आपको बता दिया है। नेक्स्ट सब्जेक्टिव केस अब हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ यूज़ होता है। इसी तरह फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस कहाँ यूज़ होता है, और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट ग्रामर के रूल्स हैं जो आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए हम उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम अपनी एग्जांपल्स और प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। तो सब्जेक्टिव केस जो है वो यूज़ हमने करना होता है रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब से पहले। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है ही प्लेड वेल। यहाँ जो ही है ये सब्जेक्टिव केस है और प्लेड जो है यहाँ पे रेगुलर वर्ब आ गया, तो इससे पहले जो हमने यूज़ किया वो ही यानी सब्जेक्टिव केस यूज़ किया। इसी तरह जो आई है नेक्स्ट एग्जांपल में, आई वॉच्ड अ गेम लाइव, तो यहाँ पे वॉच था रेगुलर वर्ब और आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है। तो रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता। इसके बाद है
हेल्पिंग वर्ब्स के बाद जो आएगा वो भी क्या होगा हमारे पास सब्जेक्टिव केस। जैसे कि इट वॉज के बाद क्या आ गया शी, तो इस शी क्या है हमारे पास प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्टिव केस में यूज़ हो रहा है। इसी तरह दैन और एज अगर आ जाए सेंटेंस के अंदर तो इसके बाद जो यूज़ होगा वो सब्जेक्टिव केस यूज़ होगा। इसके लिए आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूला में क्या है कि क्लॉज 1 पहले होगी, उसके बाद दैन या एज होगा और उसके बाद सब्जेक्टिव केस आपने लगाना है और बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसे कि इस एग्जांपल में है माय सिस्टर इज़ टॉलर दैन आई एम, तो यहाँ दैन के बाद जो हमने यूज़ किया सब्जेक्टिव केस यूज़ किया, आई जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है। इसी तरह अली हैज़ बिगर कार दैन दैट ऑफ आई हैव, तो यहाँ पे दैन के बाद जो यूज़ हुआ आई ये सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर जो आई आया ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस आया। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस कहाँ यूज़ होगा, ये आफ्टर रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स, जबकि ये वाला हमने पढ़ा बिफोर और ये क्या है आफ्टर, ये याद रखना है। जो सब्जेक्टिव होता है वो पहले ही यूज़ होगा, जो रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब से पहले आएगा, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव केस है वो बाद में आएगा। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है ही इनवाइटेड मी, अब ये मी क्या है ऑब्जेक्टिव केस, जबकि ही क्या है सब्जेक्टिव केस। दरमियान में क्या आ गया इसके एक रेगुलर वर्ब आ गया। ही इनवाइटेड मी टू अटेंड हिज ग्रेजुएशन सेरेमनी, तो यहाँ पे ही सब्जेक्टिव केस, उसके बाद इनवाइटेड के बाद जो आया मी क्या था ऑब्जेक्टिव केस है, किसका है आई का। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव केस रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स के बाद में आता है। इसी तरह अगर प्रेपोजिशन आ जाए और प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे कि माय ब्रदर बॉट अ फ़ोन फॉर मी, फॉर क्या है प्रेपोजिशन है और मी क्या है ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह अगर लेट आ जाए तो लेट के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यहाँ पर लेट के बाद जो आया मी ये ऑब्जेक्टिव केस है, लेट मी स्टडी नाउ, तो यहाँ पे मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल में लेट देम गो टू द शॉपिंग मॉल, तो लेट के बाद देम आया, देम क्या है पॉसेसिव ऑब्जेक्टिव केस है किसका दे का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस भी क्लियर हो गया, सब्जेक्टिव केस भी क्लियर हो गया। इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस के आगे नेक्स्ट क्या स्टेप है, जैसे हमने उसमें सब्जेक्टिव केस में पढ़ा दैन और एज का, इसी तरह यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के लिए भी रूल आ गया दैन और एज के लिए। एक और सच कन्फ्यूजन अक्सर बच्चों को आती है, उनको समझ नहीं आता इतना बड़े के भी कि देन कहाँ यूज़ करना है और दैन कहाँ यूज़ करना होता है। जब दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा हो ना तो दैन यूज़ करना होता है, कंपैरिजन के लिए दैन यूज़ करना है आपने, ठीक है, वरना दैन यूज़ होता है। एनीवेज आगे चलते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि दैन और एज के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, जैसे कि हनान इज़ टॉलर दैन मी, तो यहाँ दैन के बाद जो आया ये ऑब्जेक्टिव केस था, जबकि उधर हमने क्या पढ़ा था क्लॉज 1 आया, दैन आया, सब्जेक्टिव केस आया और फिर हेल्पिंग वर्ब का आना ज़रूरी है, जबकि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है दोबारा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस पे बात ख़त्म हो जाती है। दैन क्लॉज 1 आया, दैन या एज आया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आ गया। ठीक है, अब ये दोनों फार्मूलाज आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखने हैं, कहाँ ऑब्जेक्टिव केस लगाना है दैन के बाद और कहाँ सब्जेक्टिव केस लगाना है। अगर तो हेल्पिंग वर्ब आ जाए बाद में तो फिर आपने दैन के आगे सब्जेक्टिव केस लगाना है, अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो आगे तो फिर आपने ऑब्जेक्टिव केस लगा के ख़त्म करना है। इसी तरह अगर बोथ या ऑल आ जाए सेंटेंस के अंदर तो आपने जो उसके बाद यूज़ करना है ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। जैसे कि आयशा इज़ टॉलर देन अस बोथ, यहाँ पे बोथ आ गया तो बोथ हमें क्या बता रहा है अस, जो यहाँ पर है ये हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाया। इसी तरह ये ऊपर वाली एग्जांपल पे भी फिट हो रहा है जो भी हमने फार्मूला पढ़ा है 4th नंबर पे, आयशा इज़ टॉलर देन अस बोथ, तो यहाँ पर भी
दैन के बाद जो आया वो ऑब्जेक्टिव केस आया अस। इसी तरह शी इज़ वाइज़र दैन देम ऑल, तो यहाँ देम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, आखिर में ऑल आ गया, इसलिए हमने ऑब्जेक्टिव केस यहाँ यूज़ किया। नेक्स्ट है हमारे पास ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर रूल जो है ना ये बच्चे भूल जाते हैं कि हमने कैसे इसको रूल को फॉलो करना है। इसको आप लोगों ने याद रखना है 2 ट्रिक्स के साथ, ठीक है। पहला ये है कि जब भी कोई अच्छी बात हो रही होगी ना सेंटेंस के अंदर, तो आपने हमेशा दूसरे को पहले नंबर पे रखना है। मतलब यू जो दूसरा बंदा है उसको पहल देनी है, ठीक है। और जब भी कोई बुरी बात होगी तो अपने से इल्ज़ाम जो है ना वो पहले ले लेना है। आप लोग इस ट्रिक से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। ये मैंने भी हमेशा इसी ट्रिक से याद रखा है कि जब भी कोई अच्छी बात आपने सेंटेंस में करनी है तो हमेशा दूसरे को पहल देनी है, ठीक है, और दूसरे बंदे को आगे रखना है। और जब भी कोई सेंटेंस में बुरी बात हो रही होगी तो आपने अपने आप पे पहले ले लेना है इल्ज़ाम, ठीक है। इसी तरह आपने इसको 2 3 1 से, या कई बच्चे 1 3 2 से इस तरह से याद रखते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर जिस तरह मैंने आपको गुड और बैड वाली बात बताई है आप लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं इसे। इसके एग्जांपल है सबसे पहले, यू ही एंड आई डिस्ट्रीब्यूटेड द फूड बॉक्स अमंग द नीडी पीपल। तो यहाँ पर बात क्या की जा रही है, अच्छी बात हो रही है कि हमने डिस्ट्रीब्यूट किया फूड बॉक्स को ज़रूरतमंदों के अंदर, तो इसलिए पहले दूसरे को कहा, फिर और जो ये दरमियान वाला है ना थर्ड पर्सन, ये दरमियान में ही रहना है, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना आपने। जो बात डिफरेंस आता है वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का आता है। तो सेकंड पर्सन को पहले हमने तब रखना है जब अच्छी बात हो रही होगी, और अपने आप को तब रखना है जब बुरी बात हो रही होगी। जैसे कि यहाँ पे सेकंड सेंटेंस है, आई ही एंड यू आर सस्पेक्ट्स इन दिस फाउल डीड। इस बुरे काम में हम पे शक किया जा रहा है, मेरे पे, उस पे एंड तुम पे। तो मतलब ये आई को पहले कह दिया, ही वैसे ही रहेगा, एंड लास्ट पे यू आ जाएगा। अच्छा, अक्सर केसेस में ऐसे भी होते हैं सेंटेंस जब आपको दिया होता है उसमें सिर्फ 2 लोगों को किया होता है, ही को नहीं रखा होता है, या फिर आई को नहीं रखा होता, सिर्फ ही एंड यू की बात की होती है, या फिर सिर्फ आई एंड ही की बात की होती है। तो जब आपने वही सीक्वेंस फॉलो करना है। अगर अच्छी बात है तो पहले यू को कहना है, फिर दरमियान में थर्ड पर्सन, और फिर आखिर में अपने आप पे। लेकिन अगर कोई बुरी बात होगी तो पहले ख़ुद को, दरमियान में थर्ड पर्सन, और आखिर में सेकंड पर्सन। तो बेशक 2 लोग अगर मेंशन हो आपके सेंटेंस में तब भी आपने यही फॉलो करना है, अगर 3 हो तो तब भी यही फॉलो करना है। पास्ट, डोंट यूज़ कन्फ्यूजिंग प्रोनाउंस। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं जब वो सेलेक्ट कर रहे होते हैं प्रोनाउन को, तो उन्हें ये समझ नहीं आती है हमने प्रोनाउन सब्जेक्ट 1 से रिलेटेड लिखना है या फिर सब्जेक्ट 2 से रिलेटेड यूज़ करना है। तो वो ऐसे में क्या करते हैं, अक्सर ऐसा प्रोनाउन यूज़ कर देते हैं जो कि दोनों में फ़िट हो रहा होता है, और जो पढ़ने वाला है रीडर उसको ये समझ नहीं आती कि इसने किसकी बात की है। जैसे कि पहले एग्जांपल में लिखा हुआ है, अहमद एंड अली वर वॉकिंग ऑन द रोड, ही सॉ एन एक्सीडेंट। अब ही जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बात ये शो नहीं कर रहा कि अहमद ने एक्सीडेंट देखा या अली ने देखा, यहाँ पर दोनों ने भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ही जो है ये कंफ्यूजिंग प्रोनाउन है जो कि ये बात क्लियर नहीं कर रहा कि अहमद ने देखा या अली ने देखा। इसलिए आपने जब भी प्रोनाउन यूज़ करना है क्लियर रेफरेंस होना चाहिए कि आप किसकी बात कर रहे हैं, किससे रिलेटेड कर रहे हैं। जैसे कि नीचे एग्जांपल है, अहमद एंड अली वर वॉकिंग ऑन द रोड, अली सॉ एन एक्सीडेंट। यहाँ पे उन्होंने अली का नाम ही लिख दिया है प्रोनाउन यूज़ करने की बजाय, उसके बारे में ही बता दिया कि किसने देखा एक्सीडेंट को। लेकिन दूसरी एग्जांपल में देखें क्या है कि अहमद एंड अली वर वॉकिंग ऑन द रोड, दे सॉ एन एक्सीडेंट। ये शो कर रहा है कि अहमद ने भी देखा एक्सीडेंट, अली ने भी देखा। ये सेंटेंस भी करेक्ट है। तीसरा सेंटेंस देखें जहाँ पे लिखा हुआ है, अहमद एंड अली वर वॉकिंग ऑन द रोड, द लेटर सॉ एन एक्सीडेंट। मतलब जो बाद में था, अली बाद में है सेंटेंस में, तो इसका मतलब है कि अली ने क्या देखा, एक्सीडेंट देखा। इस तरह से ये तीनों जो हैं वो करेक्ट हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाला था जहाँ हमने ही यूज़ किया वो ये चीज़ रेफ़र नहीं कर रहा, क्लियर नहीं कर रहा कि इनमें से किसने एक्सीडेंट को देखा। ठीक है, इसलिए हमने क्लियरली या तो उसका नाम लिख दें या दे लिख दें कि मतलब दोनों ने अगर देखा है तो दोनों के लिए दे लिख दें, या फिर द लेटर। ठीक है, इससे ये शो क्लियर किया जाता है कि आप जो है वो प्रोनाउन किससे रिलेटेड यूज़ कर रहे हो।
नेक्स्ट है प्रोनाउन और एंटीसीडेंट का एग्रीमेंट होना ज़रूरी है आपके सेंटेंस के अंदर। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर मैंने जो है वो जल्दी में टाइप करते हुए कायद की जगह कॉयल लिख दी है। सो यहाँ पर डी है एल की जगह। एनीवेज, यहाँ पर कायदे आज़म डिलीवर्ड हिज स्पीच। अब ये जो हिज आया वो कायदे आज़म को देखते हुए आया। कायदे आज़म क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के रिलेटेड हमने यहाँ पर हिज यानी सब्जेक्टिव केस सेलेक्ट करना है इसके साथ। इसी तरह नेक्स्ट है द कैन ऑफ चॉकलेट बीन्स सिट्स ऑन इट्स शेल्फ। तो यहाँ पे इट्स हमने किसको देखते हुए लगाया, चॉकलेट बीन के कैन को। तो कैन क्या है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो इसको देखते हुए यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है प्रोनाउन इसका। नेक्स्ट है, अच्छा ये कुछ यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपने इन वर्ड्स को मैंने क्लियर भी कर दिया नेक्स्ट टेबल बना के, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। जब भी नोबडी आ जाए, एनीबडी आ जाए या एनीवन आ जाए, ये 19 ऐसे पेयर बनते हैं। अगर मैं नोबडी, नो वन, नोवेयर, नथिंग, ये मैंने नेक्स्ट बना के बता दिए हैं। एनीबॉडी, एनीवेयर, एनीवन, एनीथिंग। इसी तरह समबडी, समवन, समवेयर, समथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीथिंग। ये टोटल आप काउंट करेंगे तो 16 वर्ड्स बनते हैं। इसी तरह इनके 16 वर्ड्स के अलावा आइदर, नीदर, ईच, ये टोटल हो गए 19 वर्ड्स। जब ये 19 वर्ड्स कहीं पर भी आ जाए, मींस इनमें से कोई सा भी वर्ड अगर आ जाए सेंटेंस के अंदर, तो आपने वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है और सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल में, ईच ऑफ द बॉयज़ इज़ प्रेजेंट विद हिज बुक। तो यहाँ पे हिज जो यूज़ किया, इज़ जो यूज़ किया, वो किसको देखते हुए हमने यूज़ किया, ईच को। जहाँ सेंटेंस में हमने पढ़ा ईच आ जाए तो वहाँ वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे जो कि हमने इज़ लगा दिया, और सिंगुलर ही प्रोनाउन लगाएंगे जो कि हमने हिज लगा दिया। इसी तरह समवन लोस्ट हिज बुक इन द पार्क, तो यहाँ समवन को देखते हुए हमने हिज लगाया, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन लगाया। और अच्छा एक और यहाँ पे एक और भी रूल है कि अगर आपको ये क्लैरिफाई नहीं किया गया हो कि मेल या फीमेल किसकी बात हो रही है, तो हम नॉर्मली अपने सेंटेंस में मेल ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसी तरह जब सेंटेंस में बोथ का वर्ड आ जाए तो हमने वर्ब जो यूज़ करना होता है वो प्लूरल यूज़ करना होता है। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, जॉन एंड स्मिथ कंपाइल देयर प्रेजेंटेशंस। तो यहाँ जॉन और स्मिथ जो है आपस में कंजंक्शन के थ्रू ऐड हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट्स हैं, तो इनको देखते हुए जो प्रोनाउन है यहाँ पे इसलिए कॉम्युलेटिव यानी देयर यूज़ हुआ है। ऐसी द जरी रीड इट्स वर्डिक्ट। तो अब यहाँ पे इट्स क्यों आया, क्योंकि जो जरी है ये एक कलेक्टिव नाउन है, और हमने अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर ये रूल पढ़ा था कि जब जरी जो है वो इकट्ठी एज अ यूनिट काम कर रही हो तो हमने उसे सिंगुलर कंसीडर करना होता है, और जब वो सेग्रीगेट हो जाए तो डिवाइड हो जाए तो हमने उसको प्लूरल के तौर पे लेना होता है। जब डिवाइड हो तो हमने प्लूरल कंसिडर करना है इसे। तो इसलिए यहाँ पे जुरी, अब उसने बात किया कि उसने फ़ैसला सुनाया, जुरी ने पढ़ के फ़ैसला सुनाया, तो इट्स आएगा, मतलब वो एक ही फ़ैसले पे मुत्तफिक थे, एज अ यूनिट यहाँ जुरी का काम हुआ है। जबकि नीचे सेंटेंस में द जुरी मेंबर्स गेव देयर इंडिविजुअल ओपिनियन, ये बात इंडिविजुअल ओपिनियन शो कर रही है कि जो उनका फ़ैसला था वो डिफरेंट था हर एक बंदे का, तो उन्होंने अपना अपना जो उनकी राय थी वो पेश की, तो इसलिए यहाँ पे जुरी के साथ देयर हमने लगाया, ठीक है, एज अ प्लूरल। जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में हमने सिंगुलर इसको कंसिडर किया था जुरी को। इसी तरह अगर ईच आ जाए सेंटेंस में, जैसे हमने पहले पढ़ा, अगर ईच आ जाए सेंटेंस में तो हमने सिंगुलर प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है। तो इसी तरह हमने यहाँ ईच की वजह से क्या किया, हैज़ यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन इट्स यूज़ किया। ईच कैमल, बफलो एंड गोट हैज़ लॉस्ट इट्स लाइफ, ठीक है, तो यहाँ पे इट्स प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन आया। नेक्स्ट है ये, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से मैंने वो सारे जो 16 वर्ड्स थे उनको यहाँ पे आपको मैच करके भी दिखा दिया। इसके बाद इम्पोर्टेंट रूल्स हैं कुछ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जामिनर जो है स्टूडेंट्स को यहाँ पे ट्रैक करता है, तो आप लोगों ने ये याद रखना है, दा नंबर, आ नंबर, ये वाले रूल्स को। अच्छा, दा नंबर जब भी आ जाए तो आपने वर्ब जो है वो सिंगुलर लेना है और जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर लेना है दा नंबर के साथ, ठीक है। द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेज इट्स रैंक्स,
तो यहाँ पे इंक्रीजेस जो है सिंगुलर वर्ब आ गया और जो इट्स है वो सिंगुलर प्रोनाउन आ गया। लेकिन अगर हमारे पास आ नंबर लिखा हुआ हो, जब आ नंबर लिखा हुआ हो तो जो वर्ब है वो प्लूरल आएगा और जो नाउन है वो भी प्लूरल आएगा। जैसे कि अगर इसी सेंटेंस को चेंज करके आ नंबर लगा दूँ तो आ नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज देयर रैंक्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आ गया और नाउन भी प्लूरल आ गया। और अगर वो यही वाली बात हमने पहले भी पीछे पढ़ लिया है, मैंने रिवाइज़ के लिए आपको दोबारा लिखी है। अगर प्रपोजिशन आ जाए और उसके बाद हमने क्या यूज़ करना होता है, ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है। पहले तो ये देखना है कि फोर जो है ये प्रपोजिशन है और फोर के बाद जो यू यूज़ हुआ है यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसलिए यहाँ पर आई नहीं आएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रपोजिशन फोर आ गया है। इसी तरह जब भी प्रपोजिशन होगा सेंटेंस में उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज़ ऑल्सो द एग्जामिनर्स फेवरेट टॉपिक। इसमें यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो कि पास्ट पेपर्स में आए हुए होंगे, किसी ना किसी वे से वो पूछा गया हुआ होगा, तो आपने इसको ध्यान से स्टडी करना है। इसमें सबसे पहले हु आ जाता है। हु जो है वो हम ह्यूमंस के लिए यूज़ करते हैं और यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाना, ठीक है। ये कॉमा वाली बात आपको आगे जाके जब हम आगे विच को डिस्कस करेंगे उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद है हु के बाद जब वर्ब देखें, जब हु आ जाए तो हमने बाद में वर्ब लगाना है, ठीक है, लेकिन जब हुम आ जाए तो हमने बाद में नाउन या प्रोनाउन लगाना है। हु के बाद जैसे वर्ब है, इसका सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, ही इज़ द बॉय हु इज़ प्रेज्ड बाय ऑल, तो यहाँ हु के बाद हमने वर्ब लगाया, लेकिन नीचे है ही इज़ द बॉय whom we praised, तो यहाँ पे whom के बाद हमने क्या लगाया, नाउन या प्रोनाउन, तो यहाँ प्रोनाउन आ गया we, ठीक है। ये आपने डिफरेंस याद रखना है, हु के बाद वर्ब आएगा, whom के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। नेक्स्ट है विच। विच जो है वो हम एनिमल्स या थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। और इसके बाद जब नॉन एसेंशियल क्लॉज आ जाए हमारे पास, जिसकी ज़रूरत नहीं है, जिस क्लॉज की जिसे बताने के लिए इतना कोई ज़रूरी नहीं है आप सेंटेंस में लिखो या ना लिखो, नॉन एसेंशियल होती है वो, और उसके बाद हमने कोमा यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है एग्जाम्पल में रम्पी विच इज़ द नेम ऑफ माई डॉग। अब रम्पी को उसने एक्सप्लेन यहाँ कर दिया है कि जो रम्पी है ये मेरे जो डॉग है उसका नाम है। रैन वेरी फास्ट, तो उसने कॉमा से सेपरेट किया है नॉन एसेंशियल क्लॉज को। तो ये विच इज़ द नेम ऑफ माई डॉग जो है ये एक नॉन एसेंशियल क्लॉज है और इसको सेपरेट किया गया यहाँ कॉमा यूज़ करके। तो ये अब जो विच था ये रिलेटिव प्रोनाउन, और ये किसके लिए हमने लगाया है, रैम्पी के लिए। रैम्पी क्या है, एक एनिमल का नाम है, डॉग का नाम है। तो आगे इसको जो सेपरेट किया गया है वो कॉमा से किया गया है नॉन एसेंशियल क्लॉज से, ठीक है। अगर मैं कहती रैम्पी रैन वेरी फास्ट तो ये सिंपल एक सेंटेंस होना था, लेकिन अब रैम्पी को एक्सप्लेन किया कि वो है क्या, तो इसको सेपरेट करने के लिए नॉन एसेंशियल क्लॉज को हम कॉमा यूज़ करते हैं। आगे है कराची विच इज़ द कैपिटल ऑफ सिंध। अब कराची को सेपरेट आगे जो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है विच इज़ द कैपिटल ऑफ सिंध, और इसको जो कैपिटल ऑफ सिंध वाली बात है ये नॉन एसेंशियल थी तो इसको उन्होंने कॉमा से सेपरेट कर दिया है। आगे सेंटेंस कंप्लीट किया है, कॉन्ट्रीब्यूट 60% ऑफ द GDP ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो विच है ये हमने कराची के लिए यूज़ किया है, कराची या नॉन लिविंग थिंग के तौर पे यूज़ हुआ है। आगे है जब एसेंशियल क्लॉज आ जाए तो हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम वो एसेंशियल क्लॉज के बगैर सेंटेंस सही तरह आपका कन्वे नहीं कर पाएगा मैसेज, तो इसलिए हम कॉमा से उसे सेपरेट नहीं करेंगे। द शॉप विच इज़ इन द राइट कॉर्नर ऑफ दिस मार्केट सेल्स ब्यूटीफुल वॉच। तो यहाँ पे अगर मैं ना बताती कि कौन सी शॉप है विच इज़ इन द राइट कॉर्नर ऑफ दिस मार्केट, इस मार्केट के राइट कॉर्नर पे है वो वाली दुकान जो है वो ब्यूटीफुल वॉच सेल करती है, ठीक है। तो इसलिए मेरे लिए ज़रूरी था अगर मैं शॉप अगर मैं स्पेसिफाई कर देती किसी शॉप का नाम तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखने की, लेकिन अभी सिर्फ द शॉप लिखा हुआ है तो इसको विच से जो है वो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है और इसमें हमने कोई कॉमा नहीं यूज़ किया इस क्लॉज को सेपरेट करने के लिए। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आप रिवाइज करके दोबारा से भी सुन सकते हैं। नेक्स्ट है दैट। दैट कहाँ यूज़ करते हैं, यह हम थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं और जब इसमें नॉन एसेंशियल क्लॉज आ जाए तो इसमें हमने कॉमा यूज़ करना होता है।
अब ये चीज़ उल्ट लिखी हुई है, जो अभी हम पीछे विच के लिए पढ़ के आए हैं, जो हमने कहा था कि नॉन एसेंशियल क्लॉज आ जाती है जब, हम दोबारा बैक करके एक बार चेक करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से रिवाइज़ हो जाए। जब नॉन एसेंशियल क्लॉज आती है तो हमने कॉमा यूज़ करना होता है। ओके जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास दैट जो है हम थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, और जब इसमें नॉन एसेंशियल क्लॉज हमने लगानी हो तो उसको भी कॉमा के थ्रू सेपरेट करते हैं। इसके अलावा जो ये नीचे वर्ड्स लिखे हुए हैं, अगर ये कहीं भी आ जाएं तो उसके बाद हमने हमेशा दैट लगाना है, ठीक है। विच नहीं लगाना, हु नहीं लगाना, हुम नहीं लगाना, आपने क्या लगाना है, दैट लगाना है। कौन से वर्ड्स हैं, ऑल, एवरी, एनी, मैनी, मच, नथिंग, नन, नो, ओनली, द ओनली, सम, सेम, एनीवन। जब ये आ जाएं तो इसके बाद दैट लगाना है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है देयर इज़ नन इन माई टीम हु या दैट प्लेज वेल, तो यहाँ पे नन आ गया जो कि इंडिकेट कर रहा है अब यहाँ पर दैट सही है, हु नहीं सही, हु इसलिए नहीं लगाएंगे, दैट लगाएंगे। इसी तरह नीचे है दिस इज़ द सेम बुक दैट आई परचेज्ड यस्टरडे, तो सेम आ गया इसलिए यहाँ पर दैट लगाया, विच नहीं आएगा। नेक्स्ट है, ये वही वाली बात दोबारा से एक्सप्लेन की गई है कि अगर ऑल, नन, नथिंग, द सेम, होल या ओनली सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो आगे दैट लगाना है। ये सुपरलेटिव डिग्री वाला जो बात ये है रूल, ये पहले नहीं लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन किया गया ताकि आपका पिछला जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए कि ऑल, नन, नथिंग, द सेम, होल, ओनली और सुपरलेटिव डिग्री जहाँ आ जाए वहाँ पे दैट यूज़ करना है। जैसे कि है आई टुक द बेस्ट मील दैट यू गेव मी, दैट द बेस्ट जो है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, इसके साथ हमने जो यूज़ किया वो दैट यूज़ किया, विच नहीं यूज़ करना, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होता है कि विच कहाँ यूज़ करना है, दैट कहाँ यूज़ करना है, तो इसको कन्फ्यूजन को दूर कर लें, जहाँ जहाँ ये वर्ड्स आएंगे वहाँ आपने दैट यूज़ करना है। नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस आप लोगों ने बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर आप सिंपल रूल्स पढ़ लेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको भूल जाएंगे। अभी के लिए आप पढ़ेंगे लेकिन बाद में भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप यही एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको ये ख़ुद ब खुद इतने अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे कि आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि रूल क्या था, आप ख़ुद ब खुद इसे आसानी से कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ये मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस लिख दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको ख़ुद से सॉल्व करें और देखें कि आपकी क्या गलती है क्या नहीं गलती। आप दोबारा एक दफ़ा इनको सॉल्व करने के बाद दोबारा से रिवाइज़ कर सकते हैं जो नोट्स आपने बनाए हो उन रूल्स को, कि आपने उन रूल्स को फॉलो करते हुए इसको ठीक अटैम्प्ट किया भी है कि नहीं किया। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो गेन किया वो कितना गेन किया है, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से इतना ही, आई हैव डन माई जॉब। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसे कितना रिटेन करते हैं और एट द एग्ज़ाम आप कितना इसको जो है वो अटेम्प्ट कर पाते हैं। फ्रॉम माई साइड मैंने अपना काम पूरा किया है, अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना एक्टिव होकर अपने प्रिपरेशन कर रहे हैं और कितना नॉलेज जो है वो गेन कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और डेली बेसिस पे फुल लेंथ पेपर जो है वो सॉल्व करके चेक करें अपने आप को कि आपने कितना अच्छा प्रैक्टिस किया, और टाइम को ज़रूर मैनेज करना साथ साथ सीखें कि कौन सा पोर्शन आपने पहले करना है कौन सा बाद में करना है। ये जो चीज़ें हैं ना छोटी छोटी, मैं इस पर कोशिश करूँगी कि एक वीडियो मैं बना सकूँ अगर मेरे पास टाइम हो तो। बाकी आप सबको बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।